व्यवधान की बात। नमस्कार, पर्वतीय क्षेत्र के जुड़े हुए सभी किसान भाइयों का एक बार फिर मैं इस फेसबुक लाइव में स्वागत करता हूं। और जैसा कि अभी साहब ने मोरालीडा पोलवीन के विषय में प्रश्न किया कि किस तरह से हमारे किसानों के लिए ये लाभकारी सिद्ध होती है, तो मोरालीडा पोलवीन जो है, अगर हम बात करें तो पर्वतीय राज्यों के कृषकों के लिए अधिक आय अर्जन करने का एक अच्छा विकल्प उपलब्ध करा रही है। और यहाँ हमें ये जानना आवश्यक है कि मोरालीडा पोलवीन ये एक स्टेकिंग बीन है, अर्थात हमने इसको हमेशा बांस की सहायता से, लकड़ी की सहायता से ऊपर चढ़ाना है, तभी इसकी खेती अच्छे प्रकार से की जा सकती है। और क्योंकि स्टेकिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो गुणवत्ता प्राप्त होती है बीन की, वो उच्च क्वालिटी की गुणवत्ता प्राप्त होगी, क्योंकि पौधे का कोई भी भाग किसी भी प्रकार से मिट्टी के संपर्क में नहीं आता। तो इस तरह से हमें स्टेकिंग करनी है सबसे पहले तो। और ये मोरालीडा पोलवीन अत्यधिक उत्पादन देने वाली बीन है। इसके कारण है कि एक तो इसकी बीन की लंबाई और भार वो अधिक है, लगभग 14-16 सेंटीमीटर की ये बीन आपकी तैयार होगी फलीस की, और इसके साथ साथ ही इसका भार ज्यादा रहेगा, और जो पौधे पर फली का लगान है वो भी अत्यधिक है। तो इस वजह से फार्मर को इसकी हाइट प्राप्त होती है, और आप पाएंगे कि प्रथम तुड़ान से लेकर अंतिम तुड़ान तक लगातार एक समान उपज ये फार्मर को देती है। तो इसके साथ ही जो बीन का रंग है और मार्केट प्रेफरेंस भी आप पाते हैं कि जो गूढ़ा हरे रंग की या डार्क ग्रीन कलर की जो भी हमारी बीन होगी उसको मार्केट में ज्यादा पसंद किया जाता है। तो मोरालीडा एक डार्क ग्रीन कलर की बीन है। इसके साथ साथ इस बीन में रोगों से लड़ने की भी क्षमता अत्यधिक है। और हम अगर बात करें कि इसमें बीमारियां या कीटों का प्रयोग जो होता है उसका हम बचाव किस तरह करेंगे, तो आगे वाले समय में हम इसकी चर्चा भी करेंगे। और इस बीन को आप जल्दी से जल्दी तुड़ाई ले सकते हैं। लगभग आप जब बीज की बुआई करते हैं उससे 40 से 45 दिन के अंतर पर आप इसमें प्रथम तुड़ाई ले सकते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि ये हाई प्रोडक्शन देने वाली बीन है, तो फार्मर इसकी सेल करके मार्केट में से पहुंचाकर एक अधिक आय कमा सकता है। और जो बीन के मंडीकरण के लिए सबसे आवश्यक चीज है वो है कि बीन में रेशा ना हो, और बीन का जो बीज जिसमें बीन में पड़ रहा है वो कितने समय बाद पड़ रहा है। तो मोरालीडा पोलवीन आपकी जो शेल्फ लाइफ है लगभग ये 7 से 8 दिन की आसानी से शेल्फ लाइफ इसमें रहती है। तो यदि जो आपका मालवाहक ट्रक में भरकर अगर मंडी तक भी जाता है तो उस समय तक ये बीन अपने गंतव्य में सुरक्षित पहुंचती है। इसके साथ साथ रेशा ना होने के कारण और बीज इसमें दाना जल्दी ना पड़ने के कारण इस बीन की डिमांड जो है मार्केट में हमेशा बनी रहती है। तो इस तरह से अगर फार्मर सही खेती करता है मोरालीडा पोलवीन की, तो अत्यधिक लाभ अपने खेत में इससे कमा सकता है। डॉक्टर साहब, मेरा और भी कहना है, जैसे आप अभी हिमाचल में हम लोग, तो हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर, अभी इसका लगाने का समय कब है? मतलब अभी कब तक ये लग सकती है, मान के चलिए आप? तो ओवरऑल अगर हम मोरालीडा पोलवीन का सीजन देखें तो फरवरी मार्च माह से आरंभ करके हम अगस्त माह तक इस बीन की बिजाई कर सकते हैं। तो ये मुख्यतः इस बात पर डिपेंड करता है कि भाई आपके क्षेत्र में तापमान कितना है और आपके पास पानी की उपलब्धता क्या है। तो एक बीन उत्पादन के लिए और एक उसमें सफलतापूर्वक ज्यादा उत्पादन लेने के लिए बीन की फसल में मोटा मोटा हम मान सकते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस से अगर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान होगा, उस समय जो फली की ग्रोथ होगी और फल उत्पादन होगा वो अत्यधिक होगा। अगर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है पूरे फसल चक्र के दौरान, उस समय फार्मर्स जो है वो ये फेस करते हैं कि फूल झड़ रहा है या फूल से फल परिवर्तित नहीं हो रहा है। इसके साथ ही अगर 5 डिग्री सेल्सियस से तापमान नीचे जाता है, उस समय पर भी यही समस्या फार्मर को देखने को मिलती है। तो यह जो उचित तापमान है लगभग 10 से लेकर जो हमने 30 डिग्री सेल्सियस की बात करी, इस तापमान में इस बीन को अच्छे प्रकार से उगाया जा सकता है। साथ ही पानी की उपलब्धता आपके पास कैसी है, उस आधार पर आप निर्णय ले सकते हैं कि मुझे इस बीन की सोइंग कब करनी है, क्योंकि शुरुआत में बीज के अंकुरण के लिए पानी की आवश्यकता है। तो उस हिसाब से आप फार्मर अपना डिसीजन ले सकता है। इसके साथ साथ यह बीन जो है किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर मिट्टी क्लेई लोम है या लोम सॉइल है तो उस समय आप पाएंगे कि
बीज का जो अपना फसल उत्पादन का इसका पावर है वो अत्यधिक होगी और आप ज्यादा उत्पादन अपने खेत में ले पाएंगे। तो आप ये बिजाई का समय इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें अपने खेत में कब बिजाई करनी है। तो और थोड़ा रोगों के प्रति जानकारी, इसमें क्या क्या रोग आता है या कौन कौन सा इंसेक्ट लगता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी हमारे किसान भाइयों को दीजिए। बिल्कुल, अभी यहाँ पर हम थोड़ा रोगों की भी बात करेंगे और इसमें बीमारियों की भी चर्चा करेंगे, कीटों की भी चर्चा करेंगे। उससे पहले हमें इसके लगाने की विधि के विषय में थोड़ी सी विस्तार से मैं फार्मर्स को बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जब आप अपना खेत की तैयारी कर रहे हैं तो आपको खेत की तैयारी करते समय अच्छी तरह से अपना फील्ड को, मिट्टी को भुरभुरी बारीक बनाना है। आप उसमें कल्टीवेटर चलाएं, उसमें हैरो चलाएं, जिस प्रकार से भी आप अपने खेत में खेती को, मिट्टी को तैयार करते हैं उस तरह से आप करें। और इसमें बिजाई के समय जो विशेष ध्यान हमें रखना है वो है दूरी का, क्योंकि ये एक दिन आप जैसा जानते हैं कि इसका पौधा जो बेल चलेगी वो लगभग 10 फुट 12 फुट से ऊपर तक जाती है। तो जब इतनी ऊंचाई पर बीन की फसल जा रही है तो हम देखते हैं कि अगर बहुत सघना बीज फार्मर ने लगाया है तो सही प्रकार से सूर्य की किरणें पौधों तक नहीं पहुंचती और उनको उत्पादन में फार्मर को सहायता मतलब दिक्कत होती है। तो इस वजह से ही आपको जो ध्यान रखना है बिजाई करते समय, वो एक तो कतारबद्ध बिजाई करनी है बीज की, लगभग आप समझ सकते हैं कि 2 कतार के बीच में ये 3 फीट से लेके 4 फीट तक का आपने डिस्टेंस मेंटेन करना है। इसके साथ ही जो बीज से बीज की दूरी है वो भी लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर के अनुसार होनी चाहिए। यदि आप इस तरह से अपने खेत में इस बीज की बिजाई करते हैं तो लगभग 800 ग्राम से लेकर 1 किलो प्रति बीघा के हिसाब से आप अपना सीड रेट रख सकते हैं। तो यानी कि 1 बीघे में आपका लगभग 1 किलो के आसपास ही बीज लगेगा। और आपने जो विशेष ध्यान इसमें देना है बिजाई करते समय, वो एक तो यही जो मैंने बताया दूरी का रखना है, दूसरा मौसम का ध्यान रखना है। अगर जैसे इस समय है, अगर कोई जुलाई माह में या अगस्त माह में खेत में अपने बिजाई करता है फार्मर, तो बारिश आने की संभावना बहुत ज्यादा है। यदि आपने बिजाई की है और अगले ही दिन बहुत तेज बारिश आ जाती है, उसके बाद धूप आती है और जो ऊपरी सतह है मिट्टी की वो टाइट हो जाती है, उस समय पर भी इसके अंकुरण में, बीन के अंकुरण में फार्मर्स को दिक्कत आती है। तो जब भी आप सोइंग कर रहे हैं उसमें थोड़ा, आजकल मौसम की जानकारी हर जगह उपलब्ध है और थोड़ा आप अपने अनुभव से बारिश लगभग 1-2 दिन ना आ रही हो, इस तरह से आप अपना समय निर्धारित करें कि उस समय हम बीन की बिजाई करें, जिससे कि मुख्यतः अंकुरण से लेना चाहिए। और एक विषय तापमान, जो मिट्टी का तापमान है उसके विषय में एक जानकारी और है कि इस बीन को जमने के लिए मिट्टी का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। तो यदि यह तापमान कम है, विशेषतः उन लोगों के लिए जो शुरुआत में यानी कि मार्च के महीने, फरवरी महीने में जो ऊंचे स्थान के लोग हैं, वो लोग अगर बीन लगाना चाहते हैं तो वो इस चीज का ध्यान रखें कि भाई तापमान, मिट्टी का तापमान एटलीस्ट 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाए, उस समय बिजाई करें जिससे कि अंकुरण इसमें सही हो। तो इसके साथ ही यहाँ पर मैं थोड़ा फर्टिलाइजर की भी जानकारी देना चाहूंगा फार्मर्स को कि जब आप अपना खेत तैयार कर रहे हैं उसमें आपने खेत तैयार करते समय गोबर की खाद अगर इस्तेमाल करनी है तो वो अवश्य करें। इस गोबर की खाद को आप लगभग 2 टन प्रति बीघा के हिसाब से अपने खेत में डाल सकते हैं। और ये खाद डालने से पूर्व अगर आप ये जैव पदार्थ जितने हैं, चाहे जैव आपका कीटनाशक हो या जैविक आपके फंगस नाशक हो, उनका आप अपने खाद के साथ प्रयोग करते हैं तो आपको सही अंकुरण भी मिलेगा। इसके साथ साथ जो शुरुआती गलन या प्रॉब्लम आती है सीडलिंग को, वो प्रॉब्लम कम से कम आएगी। इसके अलावा जब आप बुआई करने वाले हैं उससे 1 दिन पहले प्रति बीघा लगभग 6 किलोग्राम यूरिया आप अपने खेत में डालें। यदि यूरिया नहीं है तो आप कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट लगभग 12 किलोग्राम का प्रति बीघा के हिसाब से यूज कर सकते हैं, या अमोनियम सल्फेट यूज कर सकते हैं लगभग 15 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से। इसके साथ साथ आपने सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना है जो लगभग 50 केजी के हिसाब से बीघा में डालना है। और इसके साथ ही आप म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी पोटाश की आपने सप्लाई करनी है अपने फील्ड में, ये लगभग 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करनी है। कई क्षेत्रों में इस तरह के न्यूट्रिएंट्स या खाद उपलब्ध नहीं होते हैं, उनके पास जो भी
खाद उपलब्ध है, चाहे 12-32-16 है या किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन एनपीके का है, वो बताई गई दर के अनुसार से आप अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा मुख्य उद्देश्य है कि मुख्य पोषक तत्व जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश है, वो हम सही अनुपात में बिजाई पूर्व भी खेत में अपने डाल सकें। इसके साथ ही जिस समय फूल आने की अवस्था है, लगभग 1 महीना आपके खेत में बिजाई को हो चुका है, उस समय पर भी हमने एक बार खाद का प्रयोग करना है। इसमें भी आप लगभग 6 किलोग्राम यूरिया या 12 किलोग्राम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इस तरह से पुनः अपने खेत में डाल सकते हैं। और साथ ही जब आप तोड़ाई करना शुरू करते हैं, उस समय पर भी क्या होता है कि इतना ज्यादा लोड होता है पॉट्स का अपने पौधे पर कि जो अपने पौधे की रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट की, वो बढ़ती रहती है। तो एक अच्छी आकर्षक फली लेने के लिए प्रत्येक तोड़ाई में आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करना है। स्प्रे के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये अगर आप स्प्रे सही समय पर देते रहते हैं, तो जिस तरह से भी टेढ़ेपन की समस्या बीज में अगर कहीं आपको देखने को मिलती है, तो वो समस्या सही समय पर माइक्रो न्यूट्रिएंट देने से नहीं आएगी। तो इस तरह आप अपना फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करें। इसके साथ ही सिंचाई के लिए भी मैं आपको यहाँ पर जानकारी दूंगा कि ये जो बीन्स है, बीन की फसल जो होती है वो शैलो रूटेड होती है, यानी कि इसकी जड़ें जो है बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाती, इसलिए इसमें पानी की उतनी आवश्यकता, ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है, यानी कि हमें गहरा पानी इसको नहीं देना है। तो मुख्यतः जो हमें पानी चाहिए, एक तो जब हम सोइंग कर रहे हैं उस समय पर सही अंकुरण के लिए हमें पानी चाहिए, और इसके बाद हमने खेत में हल्की नमी बनाकर रखनी है। तो अगर बहुत ज्यादा पानी नहीं देना, लेकिन अगर हल्की नमी बनाकर रखते हैं तो हमारी फसल अच्छी चलेगी। और इसमें आपका विशेषता फूलाने के समय और फली बनने के समय पर, इस समय पर इस नमी का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो इस तरह से आप अपनी सिंचाई पद्धति का उपयोग करें, सिंचाई सही समय पर सही तरीके से अपने खेत में सिंचाई करें। और यहाँ जो संजय जी ने अभी बात करी कीटों के विषय में और बीमारियों के विषय में, तो मुख्यतः जो बीमारी बीन की फसलों में लगती है वो है रस्ट। तो रस्ट का मतलब आप देखेंगे आपके खेतों में पत्तों के निचले हिस्से में एक उभरे से दाने आपको दिखाई देते हैं। ये दाने कभी पीले रंग के और फिर धीरे धीरे लाल और भूरे रंग के हो जाते हैं। और इस बीमारी को आप दूर से ही खेत में पहचान सकते हैं कि आपको खेत में ये लालपन, पीलापन दिखाई देता है, और पैचेज में आपको जगह जगह दिखेगा कि इस तरह से पत्ते दिख रहे हैं। तो इसके बचाव के लिए हम अगर जो सजेस्ट करते हैं, कई तरह के केमिकल्स उपलब्ध हैं। आप जब बीमारी नहीं आई है उससे पहले से ही आप थोड़ी सावधानी बरतें, और एंट्राकॉल बायर की एक दवाई है, इस दवाई का प्रयोग आप छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जिंक की हैवी अवेलेबल है, तो इससे आपके खेत की जो हरियाली है वो भी बेहतर होती है। इसके साथ साथ बीमारी आने पर भी आप जो है ब्रूनोस दवाई का प्रयोग कर सकते हैं, और उसके बाद एक और स्प्रे नेटिवो का अपने खेत में ले सकते हैं। तो इस तरह से जब आप इस चक्र से एंट्राकॉल, ब्रूनोस और नेटिवो आप फंगिसाइड यूज करेंगे, तो रस्ट की बीमारी आपके खेत में नहीं आएगी, और इससे आपका खेत में बचाव भी बीमारी से होगा। इसके साथ ही एक और बीमारी की हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, जो भी फार्मर की दिक्कत दे सकती है शुरुआती दिनों में, स्पेशली जिस समय बारिश के महीने में है, जैसे जड़ गलन। तो जड़ गलन कई तरह की फफूंदियों के कारण आती है, चाहे रेज़ेक्टोमिया है, स्क्लेरोटिया है, किसी भी तरह से आपके फंगस की वजह से ये जड़ गलन आ सकती है। तो इससे बचाव के लिए आप एवरबोर्न फार्मर जो है बायर का खरीद सकते हैं, उससे आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं अपनी सॉइल की। उसके साथ साथ आप इसमें एलिएट दवाई का प्रयोग करें, तो जो लगभग 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हमने इसमें ड्रेंचिंग करनी है। तो यहाँ हम जड़ गलन से इसको अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। और इसके साथ साथ लीफ माइनर एक कीट है। लीफ माइनर क्या है, पत्तों में सुरंग बनाता है इसका मैगट। तो पत्तों में सुरंग बनाकर ये अंदर से खोखला कर देता है एक तरह से समझे पत्तियों को। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पौधा जो है अपना खाना पत्तियों के द्वारा ही बनाता है, और अगर पत्तियां सुरक्षित नहीं होंगी तो पौधा भी सुरक्षित और सही नहीं चलेगा। तो इस लीफ माइनर कीट को बचाना, हमें रोकना बहुत आवश्यक है। इसके लिए हम बायर की ही एलेंटो दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। और जहाँ तक फल छेदक सुंडियां हैं, इसके लिए ये क्या है, इसमें आपका बीन में छेद कर दिया जैसे फली में, तो उससे मंडीकरण संभव नहीं हो पाता उस बीन का। तो इन कीटों से बचने के लिए आप जो सुंडियां हैं उनको चाहे आप बेसिस का प्रयोग करें बायर का उत्पाद,
या फ्लेम का उपयोग करें, या प्रकोप बहुत ज़्यादा है तो आप बायो का इस्तेमाल अपने खेत में स्प्रे में कर सकते हैं और इन सूटियों से आपका बचाव होगा। यहाँ एक और बीमारी के विषय में मैं जल्दी से आपको बताना चाहूँगा कि कई प्रकार की जगह पर हमने पाया है कि फार्मर्स के यहाँ तने जहाँ से जड़ खत्म होती है और तना शुरू होता है, उस जगह पर फार्मर्स को कभी फंगस अटैक देखने को मिलता है, कभी वहाँ पर गाल फॉर्मेशन देखने को मिलती है, यानी कि नीचे गांठें बन जाती है। तो जो ये गाल फॉर्मेशन वाली प्रॉब्लम है ये मुख्यतः बैक्टीरियल इशू है, यानी कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसके लिए हमने एंटीबायोटिक्स का उपयोग अपने खेत में करना है, जैसे कि कोई भी एंटीबायोटिक आप ले सकते हैं, और या फिर एंटीबायोटिक नहीं है तो आप कॉपर का कोई उत्पाद अपने खेत में इससे ड्रेंचिंग और स्प्रे में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपनी मोरिंगा प्रोटीन की खेती करते हैं तो उम्मीद है एक अच्छी फसल आपको मिलेगी और फार्मर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मोरिंगा का लाभ उठा सकते हैं। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, ये सही में जो जानकारी आपने दी है इससे लगता है कि ये जो मोरिंगा है ये पर्वतीय क्षेत्र खासकर इन पहाड़ों के लिए गेम चेंजर क्रॉप हो सकती है। तो किसान भाइयों, आप लोगों का भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। जैसा कि आप जानते हो हमारे देश में अब मोबाइल फोन तो सबके पास है, और खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में तो 90% लोगों के पास मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है। तो आप जैसा कि आजकल डिजिटल मीडियम चल रहा है तो डिजिटली आप सैमी से जुड़ सकते हो। तो अगर आप हमारे पास जैसे फेसबुक लाइव से अभी जुड़े हुए हो आप लोग यूट्यूब में भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। बाहर से सब डालिए यूट्यूब पे, वहां भी हम मिल जाएंगे। उसके बाद कंपनी ने व्हाट्सएप चैटबॉट भी बनाया है, तो मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर बताता हूँ, उसको आपको सेव करना है। तो आप लिखना शुरू कीजिए, तो मैं बताता हूँ 12050888619। मैं एक बार फिर इस नंबर को रिपीट करता हूँ 12050888619। तो इस नंबर को आप व्हाट्सएप में सेव करेंगे और टाइप करेंगे हाई। जब आप हाई लिखेंगे तो वहां पर आ जाएगा प्रगति से पूछो। तो जब प्रगति से पूछो आएगा तो वहां आपको टाइप करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे वहां पर तो आपको वो पिन कोड मांगेगा, तो आपको अपने अपने क्षेत्र का पिन कोड जहां पर आप रह रहे हैं वो पिन कोड आपको डालना है। जैसे ही आप पिन कोड डालेंगे तो वो आपसे पूछेगी इसमें क्या क्या जानकारी मिलेगी। आपको क्रॉप की जानकारी मिलेगी, कौन सी फसल लगानी है, मौसम की जानकारी मिलेगी, आपको मंडी की जानकारी, मंडी भाव कहां पर क्या है, शिमला मंडी का भाव क्या है, दिल्ली मंडी का भाव क्या है, दिल्ली मंडी का भाव क्या है, जम्मू मंडी का भाव क्या है, उत्तराखंड की मंडी, हल्द्वानी मंडी का भाव क्या है, ये सब आपको वहां पर मिलेगा। तो कृपया करके आप इस व्हाट्सएप चैटबॉट का लाभ उठाइए और आपकी जो भाषा है, हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, अपनी लैंग्वेज में आपको ये चैटबॉट मिलेगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जो फेसबुक लाइव आज मोरालीडा पे हो रहा है इसका भरपूर लाभ मिला होगा, और आप बाकी भी किसानों को इस बारे में जागरूक कीजिए इस हिमालय क्षेत्र में खास करके, क्योंकि बहुत फार फ्लंग एरियाज है, पहुंचना बहुत बार टफ हो जाता है। तो आप लोग डिजिटली हमसे कनेक्ट कीजिए सर्विस बाय से। बाकी हम लोग फील्ड में भी मिलते हैं जहां जहां पर हमारे अधिकारी लोग हैं, जहां मार्केट डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं, और भविष्य में आप हमारे साथ जुड़ते रहिए इस लाइव से, क्योंकि हम ये फेसबुक लाइव सेशन हमारे चलते रहते हैं। तो आप सेमिनिस्ट इंडिया पेज से डायरेक्टली जुड़िए, आपको सारी जानकारी इसमें मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो हमारे आज के गणमान्य अतिथि हैं डॉक्टर साहिबान हैं, मैं इनको बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद करना चाहता हूँ। इन्होंने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हमारे किसान भाइयों को दी है। सो धन्यवाद, नमस्कार।